और इस बयान के साथ ही उत्तर प्रदेश का सियासी पारा कुछ और ज्यादा बढ़ गया है। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट हमारे जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं, साथ ही नागेंद्र सिंह जी जो कि सपा नेता हमारे साथ हैं। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर। धन्यवाद। तो प्रदीप जी, ये जो बयान सामने आया किस तरीके से देखते हैं इसे? उन्होंने अपना वक्तव्य कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम सभा में एक अपना वक्तव्य रखा है उसमें, और उनके लिए रखा है जो हिंदू विरोधी बातें करते हैं, जो आतंक के साथ हैं, उनके विषय में बोला है उसमें। और हमें जिस तरीके का और पार्टियों ने कल्चर और हमारा सिस्टम दिखा रखा भारतीय जनता पार्टी का, वो तो सदैव कहते हैं हम मुस्लिम विरोधी हैं, हम धर्म विरोधी हैं। अब उनसे ये पूछा जाए कि धर्म विरोधी कौन है, मुस्लिम विरोधी कौन है, और सुब्रतो जी ने तो यही कहा है जो आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, तो उसके वोट के ऊपर उन्होंने बोला है। पर यहाँ पर जिस तरीके से एक धर्म विशेष को लेकर यहाँ पर टिप्पणी की गई है, उस पर आपका क्या कुछ सफाई देंगे आप? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों का वोट ही नहीं चाहिए, मुस्लिम समुदाय को लेकर सीधे उन्होंने निशाना लगाया यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसमें भी कहना यह है जो ओवैसी की सोच के जो मुस्लिम हमारे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, जो उस मेंटेलिटी के हैं, केवल मुस्लिम की बात करेंगे, अदर किसी की बात नहीं करेंगे, ये उनके लिए शब्द है। और ऐसा कोई वो नहीं कहा है, उन्होंने आईना दिखाया है कि जो सरकार प्रदेश के अंदर अगर विकास, पर ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं? और ये कहाँ लिखा है? किसका क्या सबूत है उनके पास? सुब्रत पाठक ने किस बयान पर, किस आधार पर ये बात कही है? एक जन संबोधन कर रहे थे वो, उस दौरान इस तरह की तीखी प्रतिक्रिया जिस तरीके से निकली है उनकी। जी, आतंकवाद समर्थक तो अखिलेश यादव भी हैं, जब अपने सीएम थे उन्होंने तो खुद ही आतंकवादियों को छोड़ने के लिए पिटीशन डाली थी, जब हाईकोर्ट ने डांट लगाई थी। अब ये तो समर्थक कौन है उनका, देश विरोधी बातें करने वालों का, और उनका ये तो सबने देखा है, और ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है इसमें। और उन्होंने अपने वक्तव्य में ऐसे नहीं कि समुदाय को, विशेष समुदाय को उन्होंने टारगेट करा हो, उन्होंने तो ये कहा जो आतंकवादी का समर्थन करते हैं, आतंकवाद का जो उनके नारे लगाते हैं। पूरा बयान सुन लीजिए उनका एक बार, फिर मुझसे बात करिएगा। नागेंद्र जी, जिस तरीके से प्रदीप जी ने इस तरह आरोप लगाया है, क्या कहते हैं आप, और इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? पल्लवी जी, जो आपकी रिपोर्ट में सुन पा रहा था, उसमें स्पष्ट रूप से एक धर्म विशेष के विरुद्ध इस देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसके सदस्य के रूप में जो सेवाएं दे रही हैं, उनके द्वारा इस तरह की जो टिप्पणी की गई है उसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। साथ ही साथ जो उन्होंने कहा है, और जो प्रदीप भटनागर जी हमारे मित्र जिस तरह से सफाई दे रहे थे, प्रश्न का सीधा उत्तर दिया कि आप जो पाठक सांसद हैं, पाठक जी जो सांसद हैं, उनके बयान से सहमति है, असहमति है आपकी? प्रश्न ये उठता है कि बार बार जो 17 में इन्होंने जो कहा वो कर नहीं पाए, तो इनका कार्यक्रम जो है धार्मिक ध्रुवीकरण का है। तो इनको अपने घर जाकर अपने सिद्धांतों के आईनों में ये देखना चाहिए कि जो आपने नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो क्या किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करना या बहुसंख्यकवाद की राजनीति को बढ़ावा देना क्या स्थानिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध नहीं है? और इससे देश का जो अमनो चैन है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, क्या उसको आघात नहीं पहुंचेगा? तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेकर विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए और एक अच्छी परंपरा डालनी चाहिए ताकि प्रदीप जी, चुनाव और नजदीक आ गए हैं और बयानबाजी भी तेज हो गई है। सुब्रत पाठक का ये बयान अब इस बीच आया है, तो ये किसी देश विरोधी कहा जा रहा है। आखिर कौन है यहाँ पर देश विरोधी, और अगर वो हैं तो उन्हें देश में क्यों रखा गया है, फिर बाहर क्यों नहीं कर दिया गया? बहुत सारे हैं ऐसे जिन पे केस चल रहे हैं, जिनको समाजवादी पार्टी की अपनी सरकार में बचाने की कोशिश भी करी और छोड़ने की कोशिश भी करी। ये कहा कि मैं तो देख रहा हूँ नागेंद्र जी किस चीज का विरोध और किस चीज का वो कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। ऐसा तो उन्होंने कुछ ऐसा विशेष नहीं कह दिया। हमने तो जब ये कहा, जब हमें कि भैया ये भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद है, तब तो कभी निंदा नहीं करी इन्होंने आगे फ्रंट पे आके। आज उन्होंने आतंकवाद के विषय में कह दिया, आज ये निंदा कर रहे हैं। और निंदा भी कर रहे हैं, किस चीज की कर रहे हैं? भाई जो आतंकवाद समर्थक होगा उसको नहीं बोला जाएगा क्या? और जो विरोध करते हैं, जो मंदिरों, जो आज मंदिर निर्माण हो रहे हैं, जो अयोध्या निर्माण हो रहा है, जो काशी निर्माण हो, उसका विरोध करते हैं, जो अपने दूसरी निगाहों से देखते हैं उसका विरोध करते हो।
प्रदीप जी, आपने पूरा बयान उनका सुना है। वो साफ तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें फिर ऐसे समुदाय का वोट नहीं चाहिए। मुस्लिम समुदाय का उन्होंने यहाँ पर अपने बयान में जिक्र किया है और साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय को लेकर यहाँ पर कटाक्ष किया गया है, यहाँ पर ये टिप्पणी की गई है। इसके बाद मुस्लिम वोटर्स पर इसका क्या जो है असर पड़ेगा? पल्लवी जी ये भी कहा है कि अगर किसी भी राहत कोष से या किसी भी कोष से, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोष से अगर किसी की छत बनी है घर की या निर्माण हुआ है घर का, तो उसमें 30% मुस्लिम भी, ये भी कहा है उसमें। आप ये भी तो बताइए ना। उसके बाद भी अगर विरोध किया जाए तो उसमें अगर उन्होंने विशेष अगर कुछ चीज आई तो उन्होंने बोला इस चीज के बारे में। उन्होंने समुदाय को नहीं बोला, उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम समुदाय में जो इस चीज का विरोध करते हैं कि भाई काशी का निर्माण क्यों हो रहा है, अयोध्या का निर्माण क्यों हो रहा है, धर्म स्थलियों का विकास क्यों हो रहा है। तो प्रदीप जी, चुनाव आते ही क्यों जाति और मंदिर ये सब याद आ जाता है आप लोगों को? कभी ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश की जाती है, अब आपके ही सांसद कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट चाहिए नहीं। पल्लवी जी, हमें सब चीज याद रहती है, चाहे चुनाव हो, चुनाव वर्ष हो या चुनाव वर्ष ना हो, चाहे हमारी सरकार हो या ना हो, हमें हर चीज याद रहती है। चुनाव वर्ष में नहीं है ये चीजें, विषय आज के नहीं है। हमने तो वो भी सुने ताने विपक्ष के कि अयोध्या में कहना मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने जो मुंह पे तमाचा मारा तारीख का, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये भी चीजें हैं। आज मुद्दे नहीं रहे विपक्ष के पास कि बोले क्या। आज हर चीज का निर्माण, जो विषय आज अटके हुए थे, चाहे वो कश्मीर को लेके हो, चाहे वो धारा 370 को लेके हो, चाहे वो आज अयोध्या जी को लेके हो, सब चीजों का पूर्व विराम लगा चुकी सरकार काम करके अपना। तो आज विपक्ष में मुद्दा नहीं है। मैं तो नागेंद्र जी का विरोध सुना, बहुत बड़े पटल पे जो एक आते हैं सुबोध जी, और उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए। अरे भाई, उन्होंने उन मुस्लिमों के लिए बोला है जो उनका समर्थन करते हैं आतंकवादियों का। अरे अगर आप विकास की अभिलाषा रखते हो सरकार से, तो सरकार भी और देश भी आपसे अभिलाषा रखता है कि आप देशभक्त बने। प्रदीप जी, कौन लोग हैं जो आतंकवाद को समर्थन करते हैं? कौन लोग हैं वो, और वो क्यों है फिर इस देश में? क्यों सरकार उनके खिलाफ कदम नहीं उठा रही है? क्यों उन्हें देश से बाहर नहीं किया जा रहा है? आप किस पर उंगली उठा रहे हैं? पल्लवी जी, विडंबना है जो लोग सीए की विरोध करते हैं, एनआरसी का विरोध करते हैं। ये तो शब्द उन्हें बोलना चाहिए। अगर जब विरोध करते नहीं, आपने शब्द यूज किया है आतंकवादी का समर्थन करते हैं, आतंकवाद का समर्थन करते हैं। मैं जानना चाहूंगी आखिर वो लोग हैं कौन, और वो देश में क्यों मौजूद है, उन्हें क्यों बाहर नहीं निकाल दिया गया? हाँ, जितने भी हमने नहीं देखे, क्या हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का विरोध नहीं देखा? हमने सीए में नहीं देखा जो देश का विरोध कर रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000? हमने वो नहीं देखा? हमने क्या सब कुछ देखा? हमने हर चीज देखी हमने, और सब पे देखे ना, सब पे कोर्ट मैटर चल रहे हैं और सब के सब जा रहे हैं कोर्ट कचहरी। देखे ना, सब जो भी हो तो सब चीजें हमारे आपके सामने हैं। अगर हम इसको भी देखे, अगर आंखें मूंदे तो समझते कि हमसे बड़ा कोई आंखों वाला अंधा नहीं होगा कोई भी, क्योंकि हमने पूरा देखा है इस पूरे 4-5 वर्ष कि कैसे कैसे विरोध हुआ, क्या क्या कहाँ का रोडों पे क्या नहीं हुआ, और इससे ज्यादा बड़े सबूत नहीं हो सकता देश विरोधियों का। और मैं तो नागेंद्र जी की बात सुन के बड़ी हैरत हो रही है। वो आज बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं सांसद को लेकर, बहुत बड़े मंदिर में बैठते हैं, उन्होंने मुस्लिम विरोधी बातें करी। अरे भाई, मुस्लिम विरोधी बातें नहीं करी, उन्होंने उन मुसलमानों के बारे में बोला है जो खाते हिंदुस्तान के और गाते बाहर की है। आतंकवादी जो हो, हिंदू या मुसलमान, आतंकवादी होता है। नागेंद्र जी, प्रतिक्रिया। नागेंद्र से दोबारा एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रदीप जी, आप भी तो जानना चाहिए कि यूपी का इतिहास रहा है कि कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, कभी हिंदू मुस्लिम, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े गए हैं, और विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। विकास के मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? साक्षरता को लेकर क्यों नहीं बात होती? पल्लवी जी, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, मुझे 2-4 मिनट का समय, ज्यादा नहीं, बहुत छोटा समय चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, ये देवभूमि है। क्या बिगाड़ा था हिंदुओं का जो राम मंदिर तोड़ दिया गया? क्या बिगाड़ा था जो मथुरा तोड़ दिया गया, धर्मस्थली प्रभु श्री कृष्ण की? क्या हमने किसी का मंदिर, हमने किसी की मस्जिद या चर्च तोड़ी? अगर हम इसके विषय में बोलते तो हम मुस्लिम विरोधी हैं। हम इसके विषय में बोलते कि हम हिंदू नहीं है, क्या हमारा दर्द नहीं होता हर चीज के बारे में? क्या मुगलों ने जो भी हिंदुस्तान के अंदर उसकी सरजमी पे आगे जो लूटपाट मचाई, और जो औरंगजेब ने करा, जो बाबर ने करा, जो उसके समर्थन करते हैं लोग, क्या हमें अच्छा लगता है क्या सुन के? 100 करोड़ हिंदू रहता है हिंदुस्तान के अंदर, उसकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचता। और सुबोध जी ने अगर किसी चीज बोली तो यही बोला है कि अगर हम सबके बारे में सोचते तो औरों को भी सोचना चाहिए इस चीज के बारे में, देश के बारे में। हमें तो साफ स्पष्ट कहते हैं विपक्षी लोग कि हम जात की राजनीति करते, धर्म की राजनीति करते हैं। अरे भाई, क्यों ना करें? हिंदुओं के तो विषय में तुम नहीं बोलते। हिंदू के लिए कौन खड़ा हो जाता है? आज सबको ब्राह्मण याद आ रहे हैं, सबको हिंदू वोट याद आ रहा है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आज सबको ब्राह्मण याद आ रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं याद आए ब्राह्मण?
उससे पहले काशी याद क्यों नहीं आया, परशुराम जी याद क्यों नहीं आए? अरे हिंदुओं के अनुयायी अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी होती तो बीजेपी को क्या जरूरत थी नारा देने की? आप भी अनुयायी बन जाते। क्यों? क्योंकि आपने केवल तो एक मुस्लिम समुदाय ऐसा है जो बेचारा कम पढ़ा लिखा है, मुस्लिम समुदाय को ऐसा समझते हैं कि भेड़ की तरह कि भाई ये इनको भेड़ चाल में एक फतवा जारी हो जाएगा, ये वोट वहां देंगे। क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समुदाय हमारा आज शिक्षित हम उसे बनाने में लगे हैं, साक्षर बनाने में लगे हैं उसको। आज वो भी समझदार होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है तो उसने अगर विकास करा, या गली बनी, या रोड बनी, या लाइट लगी, या 24 घंटे लाइट आती है, वो सबको एक समान दी गई है। आज ये स्पष्टीकरण हो गया है। आज मुस्लिम हो या कोई समुदाय हो उत्तर प्रदेश के अंदर, और हमें पूर्ण विश्वास है अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की पूर्ण सरकार आएगी और उन्हें पता है कि सरकार के अंदर संरक्षण मिलेगा गुंडों से, तो पीछे सरकार में संरक्षण देने वाले ये लोग थे, और आज संरक्षण के नाम पे आज गुंडा नहीं है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर। आज आधी रात को भी आप जा सकते हैं, नहीं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या बात कर रहे हैं प्रदीप जी? आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दा नहीं है, साक्षरता को मुद्दा बनाइए, विकास को मुद्दा बनाइए, लेकिन फिर से जाति और धर्म का मुद्दा बन रहा है। यहाँ पर राम मंदिर की बात जो आप कर रहे थे, राम मंदिर बन रहा है, वो मुद्दा चला गया है। विकास के मुद्दों पर अब बात क्यों नहीं हो रही? फिर से क्यों जातिवादी मुद्दे सामने आ रहे हैं? और जिस बयान का आप समर्थन कर रहे हैं, मैं चाहूंगी एक बार आप फिर से उसे सुने ध्यान से। नहीं, मैं समर्थन मैं अपनी टीम को नहीं, आप जिस तरह से मैंने जो आपकी बातें सुनी है, लग रहा है कि आप समर्थन कर रहे हैं वहां पर, लेकिन जिस तरीके से जो उन्होंने बयान दिया है, जो रुख और जो तेवर देखने को मिला है, मैं चाहूंगी एक बार जनता भी सुने क्या कुछ बयान वहां पर दिया गया। जी ठीक है, आप रिपीट कीजिए, सुनिए। मकान दिए हैं तो कभी किसी गरीब से उसकी जाति नहीं पूछी तुम किस जात के हो। भारतीय जनता पार्टी ने यदि मकान दिए हैं तो यह नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि शौचालय बनाए हैं तो किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा। तो उसके बावजूद भी यदि संख्या में के आधार के ऊपर यदि हम बात करें, यदि 100 मकान बने होंगे तो 100 मकान में कम से कम 30 मकान मुसलमानों के भी बने होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वोट नहीं मिलेगा। तो आखिर क्या कारण है वोट नहीं मिलेगा? तो कारण सिर्फ एक है, वोट इसलिए नहीं मिलेगा कि आप लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, आप लोगों ने भगवान राम के मंदिर को बना दिया, आप लोगों ने जिस प्रकार से आपने काशी में इतना भव्य काशी धाम मंदिर को बना दिया, यही कारण है आपको वोट नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि हमने तो अयोध्या में मंदिर बनाया, हमने मथुरा में मंदिर बनाया, काशी में मंदिर बनाया, हम मथुरा में भी बनाएंगे। जिसको वोट देना अपना वोट हमें ऐसे लोगों का वोट भी नहीं चाहिए। तो प्रदीप जी, आप सुन रहे थे किस तरीके से वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम हमें इसलिए वोट नहीं दे रहा है क्योंकि हमने मंदिर बनवाए, मथुरा में भी मंदिर बनवाएंगे, जिसको वोट देना है दे, नहीं देना है ना दे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं उसके विषय में बता दूं उन्होंने क्या कहा। जिन्होंने खड़े होकर विरोध करा, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक गए लेके, और आज ही विरोध में खड़े, जो आज ये शब्द उनके लिए, ये शब्द चाहे कोई पार्टी का मुखिया हो, चाहे वो आम नागरिक हो, ये उसके लिए शब्द बोले गए। ये शब्द थे या धमकी थी? प्रदीप जी, सबने सुना जिस तरीके से उन्होंने कहा वोट देने हो दो वरना मत दो। मुस्लिम हमें वोट इसलिए नहीं देता है क्योंकि हमने मंदिर बनवाए। इस बात को आप कहां तक इसको समर्थन देंगे? देखिए वोट की बात तो ये है कि एक टाइम ये था कि हमारे को मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और कोई तबका जो पढ़ा लिखा था वो पसंद करता था। क्यों? क्योंकि पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहना स्पष्ट बोलती है, स्पष्ट काम करती है। ऐसा नहीं है हमें मुस्लिमों का वोट नहीं मिला, हमें बहुत लंबा वोट मिला है और अब मिलता है। और हमने देखा था जब ये 3 तलाक का मैटर हुआ तो हमें मुस्लिम बहनों ने और खुल के वोट दिया। काशी विश्वनाथ जैसे ये विधानसभाओं में जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं आया, वहां भारी मतों से विधायक जिता के भेजा। हम कैसे इस बात को डिनाई कर देंगे? चलिए नागेंद्र से प्रतिक्रिया लेते हैं। नागेंद्र जी, मैडम मेरा ये समीशन होगा जो भटनागर जी कह रहे थे, प्रसन्न अपने व्यक्तित्व में भी कह रहे थे और उनकी पार्टी के सांसद ने भी कहा है, ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये देश मुस्लिमों का भी है, ये देश सिखों का भी है, ये देश जैनियों का भी है, पारसियों का भी है, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का भी है, ईसाइयों का भी है। बार बार भटनागर जी भी कह रहे थे हिंदुओं का देश, हिंदुओं का देश, हिंदुओं का देश। आप संविधान को पढ़ें और संविधान में एतबार है या ना इसको स्पष्ट करें। और उन्होंने स्पष्ट रूप से एक धर्म को धमकाया है, इससे धार्मिक वैमनस्यता बढ़ती है और इसीलिए नागेंद्र जी, कन्नौज को जो है सपा का गढ़ भी कहा जाता था पहले। तो क्या लगता है कि अब जिस तरीके से कन्नौज के ही सांसद का ऐसा बयान यहाँ पर आया है
तो सपा को आगे जाके कितना फायदा या नुकसान या कितना फायदा हो सकता है इससे? हम इस बयान की निंदा कर रहे हैं, हम लाभ हानि नहीं देख रहे। ये हम नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस देख रहा है, देश का जनमानस देख रहा है। इनके पास अगर माननीय सांसद को कहना था तो ये कहना चाहिए था कि जिस तरह से नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, पीछे से इनके पिछड़ों से, पीछे से लास्ट से तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है, उस उत्तर प्रदेश को लास्ट के तीसरे से शुरू के पहले पे कैसे लाएंगे, ये बात कहनी चाहिए थी। उसके बाद अपराध जिस तरह से बढ़ा उसको कैसे रोकेंगे। इनको पता नहीं है कि अपराध की क्या हालत है, किसान कितना बेचैन है, बेरोजगारी की दर किस स्तर से बढ़ी है, कोई परीक्षा ऐसी नहीं है नौजवानों की जो जिसका प्रचार उठना होता हो। ये बात क्या कह रहे हैं? जो राम मंदिर को लेकर बार बार भटनागर जी कह रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है, वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का नहीं है। उसका जो निर्माण हो रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है, उसके निर्णय के अनुसार हो रहा है। हम जो कह रहे थे, हम शुरू से ही कह रहे थे उस विवाद के संबंध में कि या तो दोनों पक्ष बैठकर फैसला कर लें, वरना न्यायालय का जो निर्णय है वो सबको मान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तो उस चीज पर फिर बार बार वो कह रहे हैं। जहाँ तक चलिए प्रदीप जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। नागेंद्र जी, नागेंद्र जी आपकी मुझे शोभा नहीं देता, जिन पार्टी से आप आते हैं, इस बात को कहना चाहूंगा, पार्टी ने पता है ना आपकी पार्टी के नागेंद्र जी प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। जी प्रदीप जी। जी नागेंद्र जी, आप जिस पार्टी से आते हैं पता है ना आपकी पार्टी के मुखिया ने क्या किया था, और वो कलंक जो है आज तक आपसे धुला नहीं ना माफी मांगी गई है उस चीज पे। तो आप हितैषी ना बने, बिल्कुल भी हिंदू हो गए पहली चीज। और जो जैन और बौद्ध धर्म, देखिए जैन भी हिंदू है, बौद्ध भी हिंदू है, आप जिन लोगों को कह रहे हैं। नागेंद्र जी अपनी बारी का इंतजार करें, ऐसे कुछ समझ नहीं आ पाएगा। जी प्रदीप जी बात पूरी करें। जिन चीजों को बांट के इन्होंने अभी नागेंद्र जी ने रखा है धर्म जातों को लेके, वो सब हिंदू है प्रथम पहले, उसके बाद आप जात है। मैं थोड़ा ये भी क्लियर कर दूं पहले चीज के बारे में, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी देश के नागरिक जो देश के अंदर रहते हैं। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जो मुस्लिम नहीं गए, जो देश भारत को पसंद करते हैं वो रह रहे हैं आज भी, देश उनका भी है। मगर बात उस चीज की, जब देश में रह के भी अगर विरोध करे जाएंगे, आतंकवादी आप बनाएंगे, तो उस पर बोला नहीं जाएगा क्या? चुपचाप बैठ जाएं, मौन धारण कर लें, बम ब्लास्ट कराएं, अपने अधिकार की बात ना करें। यहाँ ये कौन से अधिकार की बात चल रही थी प्रदीप जी? पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो मुसलमान दूसरे सबसे बड़े प्रतिशत रखते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय उत्तर प्रदेश का है। करीब 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, और 43 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। यूपी के 3 दर्जन यानी कि करीब 36 सीटें होंगी ऐसी जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। इसके बावजूद इस तरह का जो बयान यहाँ पर एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए दिया जा रहा है, इसको लेकर जो है आप क्या कहेंगे? बीजेपी के लिए आगे कितनी चुनौती जो है मुश्किल होने वाली है? आपने सीटों की बात करी, 70 सीटों की बात, आपने 40 सीटों की जो बात करी, उसमें जो विधायक जिता के भेजा है वहां की जनता ने, वो ये जिता के नहीं भेजा है कि वो कौन है, उन्होंने एक विकास पुरुष जिता के भेजा है, और भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत किया है। और भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य था कि वहां ये देखे कि वह किस जात का और किस धर्म का आदमी रहता है, उसका विकास करना है, उसका काम किया उसके ऊपर। वो जिला कोई भी हो, कोई सा गांव हो, देहात हो या महानगर हो, उसको देख के विकास नहीं किया गया इसमें कौन लोग रहते हैं। ऊपर उठ के उस चीज को बढ़ाया गया है। हम ये नहीं कहते उत्तर प्रदेश में मुसलमान कितना परसेंट रहता है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का नागरिक रहता है। परसेंटेज की बात होगी क्योंकि यहाँ पर वोट को लेकर बात की जा रही है। अगर आप कहते हैं कि हमें ये वोट नहीं चाहिए, तो ये बात तो होगी ना, ये सवाल तो खड़े होंगे कि बिना मुस्लिम वोट कर क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में वापस से काबिज हो पाएगी सत्ता पर? पल्लवी जी, अगर आप वोटों की बात करते हैं, जो आतंकवादी माइंडेड है उसके लिए सांसद जी ने इस चीज को बोला है, सुबोध जी ने बोला है, उन्होंने उस विषय को बोला है कि जो आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, जो आतंकवादी सोच रखते हैं। उन्होंने इस लाइन में ये बोला है कि जो लोग, हमें मुसलमान लोग वोट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने मंदिर बनवाए, हमने ये धारा 370 हटवाई है, और हमें ऐसे वोट नहीं चाहिए, अगर नहीं देने हैं तो मत दो। बिल्कुल ऐसे सोच के लोग, बिल्कुल सही कहा, सोच तो शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया वहां पर। देखिए पल्लवी जी, आप मर्जी घुमा, जो ऐसे सोचते हैं लोग कि ये मंदिर नहीं, हम कुछ नहीं घुमा रहे सर, मैंने आपको बयान सुनवाया था, मैं दोबारा सुनवा सकती हूँ, उसमें जो लाइन कही गई है मैं साफ वही कह रही हूँ। पल्लवी जी मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है, और आपके 2 बार सुना भी है मैंने। ऐसा नहीं है, उस चीज को अगर सीधा सीधा रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है उसका।
तो प्रदीप जी, एक संवेदनशील मुद्दा है ना यहाँ पर जाति को लेकर, तो क्या आपको लगता है उन्हें शब्दों का चयन और बेहतर तरीके से कर लेना चाहिए था? समझता कि संवेदनशील है। ऐसे तो अखिलेश जी ने कितना बढ़िया बात करी थी कि पटेल जी से कास्ट क्या करा था, उन्होंने किसको जोड़ दिया था कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो विषय चेंज हो जाएगा। बोलने में कोई नहीं चूकता तो अगर हम देख लीजिए ओबीसी आए, अभी क्या बोला ओबीसी ने, क्या समाजवादी पार्टी ने खंडन करा इसके विषय में? बैठे नागेंद्र जी बोलते हैं विरोध में कि ओबीसी आया था हिंदू मुस्लिम विरोधी बातें करने, मुसलमानों के वोटों के लिए आगे आया था, हिंदुओं से लड़वाने के लिए, बोले बैठ के मेरे साथ। जो कि भारतीय जनता पार्टी के, छोड़िए मैं बात करता हूँ, समाजवादी पार्टी हो चाहे वो ओबीसी की पार्टी हो चाहे बहुजन समाज, सबको मुस्लिम वोट चाहिए, हिंदू वोट नहीं चाहिए। किसके लिए नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? कि मुस्लिम वोट नाराज ना हो जाए, इसलिए नहीं बोलते उनके लिए। आप मुस्लिम वोटों को खुश करने के लिए जिन्ना का विषय लाए। क्या विषय? जिन्ना का विषय क्या लाना था? जिन्ना वो आदमी, चलिए जिन्ना वाले मुद्दे पर नहीं जाएंगे, समय की कमी है। प्रदीप जी रोक रही हूँ आपको यहाँ पर। वो शख्स था जब पाकिस्तान में मरा तो एम्बुलेंस को नसीब नहीं हुई थी, कंधा लगाने वाले नहीं थे जिन्ना को, जो हिंदुस्तान में बैठ के जिन्ना को याद कर रहे हैं। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नागेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों को बताना चाहेंगे जिस तरीके से बयानबाजी अब और भी ज्यादा तीखी हो चली है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ यहां पर आ गया है। इसके साथ ही सुब्रत पाठक के इस बयान के बाद अब क्या कुछ विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आएगी वो देखने वाली बात होगी, और मतदाताओं पर इसका क्या कुछ असर होगा या चुनाव में क्या कुछ बयान जो है ये क्या भूमिका अदा करेगा, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में इतना ही। आप बने रहें आर्या न्यूज के साथ।